हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप तुम लोग बहुत ही अच्छे हो एंड तुम लोग इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। तो आज इसी चैप्टर का इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसका हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसका पार्ट 1 तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो था बिगिनिंग में हमने क्या देखा कि आखिर ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है। बहुत से रीजंस हमने पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाले कि हम लोग आज इंडिपेंडेंट हो सके, कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं भी इनके एफर्ट्स के कारण। इन लोगों ने बहुत सी मेहनत करके हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। तो उसमें इनके मेथड्स क्या थे? एम तो हमें पता है कि इनका एम था भैया तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलाना। इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए क्या क्या मेथड्स इन्होंने अपनाए वो सब हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके सबसे पहले वो वीडियो देखो, और उसके बाद तुम ये आगे की वीडियोस देखना, तुम्हें एक कनेक्शन बैठेगा पूरी की पूरी सीरीज में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। आखिर ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है वो कैसे स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है लोगों तक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कब होती है बच्चे? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। अब हमें पता है कि हमारी जितनी भी ये मूवमेंट्स थी वो बनी कैसे, बढ़ी कैसे। ठीक है, ये मूवमेंट्स ने जन्म लिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिनमें से हमारे एक सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट थी ये कब स्टार्ट होती है बच्चे? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1850s के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के, अब एक मूवमेंट नहीं है, ये बहुत से मूवमेंट्स का क्रक्स है। इन मूवमेंट्स में बहुत से लीडर्स थे जो आगे आते थे ताकि हम इंडियंस को इंडिपेंडेंस दिला सके। जैसे राम सिंह हुक्का मूवमेंट लेके आए। चापिकर ब्रदर्स, तुम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इन्होंने प्लेग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे रैंड एंड आयरस्ट, उन दोनों को मारा। वीर सावरकर, गणेश सावरकर जो उनके ब्रदर हैं, बरिंदर कुमार, सचिंद्र नाथ सान्याल, खुड्डीराम बोस, रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, अजीत सिंह जो तुम्हारे भगत सिंह के चाचा जी थे, अंबा प्रसाद, राजा महेंद्र प्रताप एंड बरकतुल्ला खान। ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को बढ़ाया। ठीक है, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या रोल्स रहे। अब अगर तुम कहो कि मैम क्या हमें ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे ना, तुम्हें सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट नाम होंगे तुम्हें आगे की स्लाइड्स में अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, तुम्हें बस ये समझना है कि ये स्टार्ट कब होती है? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, जिसमें काफी सारे लीडर्स थे। और इसका ओरिजिन, इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का ओरिजिन कहाँ होता है बच्चे? महाराष्ट्र में। लेकिन चाहिए महाराष्ट्र में स्टार्ट होती है, इसका मेन सेंटर रहता है बंगाल। अब बंगाल ईस्ट और वेस्ट दोनों की बात कर रहे हैं। अब बंगाल ही आखिर क्यों रहा? क्योंकि बच्चे बंगाल एक ऐसी जगह थी, हिंदू मुस्लिम्स रहते थे इकट्ठे यूनिटी में। ब्रिटिशर्स ने उसी को टारगेट किया कि हम इनकी यूनिटी तोड़ना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे बंगाल में, जिस रीजन से हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी वहीं पे एक्टिव रही। मोरओवर इन लोगों ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, तो हम चाहते थे उसको इकट्ठा करना, जो हो भी गया था कुछ सालों के बाद। तो मेन सेंटर हमारा बंगाल रहा क्योंकि वहां पे हम सब लोग इकट्ठा थे। अब ये और भी प्रोविंसेस में, मतलब और भी स्टेट्स में थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में स्टार्ट होके बंगाल तक ही रही, ये बहुत से और भी स्टेट्स, पंजाब लगा लो, कोई भी एरिया लगा लो, हर जगह पे थी और अब्रॉड में भी थी। ये दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज क्या था बच्चे? हमने पढ़ा कि हमारे इस मूवमेंट के दो फेजेस थे। वन वाज बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, अनदर वाज लेटर टू वर्ल्ड वॉर वन, मतलब 1918 से 1947, जो तुम ऑलरेडी फिफ्थ चैप्टर में कवर कर चुके हो। तो फर्स्ट फेज था हमारा टिल वर्ल्ड वॉर वन। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टुक प्लेस इन कहाँ पे? बंगाल और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्टार्ट होते, बंगाल में इसका मेन सेंटर था, प्लस दिल्ली एंड पंजाब, ये दो और एरियाज थे। ठीक है, तो मतलब अब तुम्हें इतना कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
मोटा मोटा सा तुम्हें ऑलरेडी पता था, अगर तुमने ये सुन लिया है तो कवर हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। इवन आफ्टर द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, हम इंडियंस हार गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के मन में ना डर बिठा दिया हमने। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कॉन्टिन्यूड, जो हमारी स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए वो कॉन्टिन्यू होती रही। पीजेंट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड रिलीजियस सेंट्स सबने मेक श्योर किया कि भैया हम इस स्ट्रगल को कॉन्टिन्यूड रखें, हमारी ये जो स्ट्रगल है ये बीच में नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत की है। और भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, और भी ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जो आगे आ रहे थे कि हम लोग इन मूवमेंट्स को आगे चालू रखेंगे। नील रिवोल्ट होता है 1859 से लेके 61 तक। डेक्कन रिबिलियन होता है 1875 में, डेक्कन मतलब तुम्हारे साउथ वाला, ठीक है। रिबिलियन बाय वासुदेव बलवंत फाड़के इन 1879 एंड रिबिलियन ऑफ बिरसा मुंडा 1899 से 1900 तक। ये कुछ ऐसे रिबिलियंस थे, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स थी जो हमारे पीजेंट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और रिलीजियस सेंट्स ने की। मतलब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, सब चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिशर्स की जो जर्नी है वो खत्म हो जाए जल्द से जल्द। अब हम देखते हैं कुक्का मूवमेंट। सबसे पहले ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है। कुक्का मूवमेंट जिसको हम नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं। अब अगर तुमने वर्ड्स सुने ना, कुक्का, कूक मारना या फिर नामधारी, तो तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो पंजाब के साथ है। पंजाब क्यों? क्योंकि जो हमारे नामधारी सिख होते हैं वो यूजुअली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे एरिया सब इकट्ठे थे, ठीक है। तो एक रिलीजियस मूवमेंट थी, सिख्स की मूवमेंट है, नामधारी सिख, तुमने सुना होगा। और यहाँ पे कूक, जो ये कुक का वर्ड यूज किया गया, तो ये कहाँ से आता है बच्चों? कूक होती है जब हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम सब इकट्ठे होके लाउडली बोलते हैं। जैसे तुमने सुना होगा जब भी कम हूट करना होता है ना, हूटिंग जिसको बोलते हैं, वो कूक ही होती है, ठीक है। कि स्पीकिंग लाउडली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम बहुत ऊंचे चिल्ला रहे हैं, बाय कलेक्टिवली गैदर्ड टुगेदर, हम सब इकट्ठा हैं, ठीक है। और इकट्ठा होकर हम एकदम से सबके सब चिल्ला रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कुक। तो इसको कुक्का मूवमेंट ही क्यों नाम दिया गया? बिकॉज जो ये नामधारीज थे, है ना, नामधारीज, दे यूज्ड टू सिंग विद अ लाउड वॉइस, जिसको हम बोलते हैं कुक। जिस रीजन से हमने इस मूवमेंट को नाम दिया कुक्का मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे लिए कि कुक्का मूवमेंट को आखिर में यही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन है, तो तुम्हें याद रखना है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, अब तुम्हें ना बच्चों को डेट्स में कंफ्यूजन बहुत होती है। एक बात याद रखो कि तुम्हें डेट्स याद रखने के बजाय ना सेंचुरीज में याद रखो। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की हम बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू एस्टैब्लिश आइडियल पॉलिटिकल गवर्नेंस, ठीक है। हमने एक आइडियल पॉलिटिकल गवर्नेंस बनाने की कोशिश की अंडर द लीडरशिप ऑफ राम सिंह कुक्का, इसका नाम याद रखना, ठीक है। लीडर कौन थे? राम सिंह कुक्का, जिनके अंडर हमने सोचा कि एक आइडियल पॉलिटिकल गवर्नेंस बनाते हैं, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो बहुत ही आइडियल हो, सबके लिए बराबरी का हक दे सबको। किसकी लीडरशिप के अंडर? राम सिंह कुक्का जी की। अ डिसाइपल ऑफ उदासी फकीर नेम्ड बालक सिंह एंड एडवाइज्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। किसके डिसाइपल थे, किसके टाइम पे थे, ये सब तुमने देखा। तुम्हें मेनली क्या याद रखना है कि कौन थे इस मूवमेंट के लीडर? राम सिंह कुक्का। क्यों स्टार्ट की गई? क्योंकि हम एस्टैब्लिश करना चाहते थे आइडियल पॉलिटिकल गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन जो राम सिंह कुक्का के गुरु थे उदासी बालक सिंह, उदासी फकीर जिसका नेम था बालक सिंह, उनकी डेथ हो जाने के बाद, बेसिकली उनके शहीद हो जाने के बाद, उनके संसार में से जाने के बाद बाबा राम सिंह जी ने टुक ओवर कर लिया और इन्होंने स्टैब्लिश किए अपने हेडक्वार्टर्स कहां पर? लुधियाना के भैनी साहब में, ठीक है। पैनी साहब बोलते हैं इसको पंजाबी में। तो बाबा राम सिंह जी ने टेक ओवर किया उनके गुरुजी के जाने के बाद और अपने हेडक्वार्टर्स कहाँ एस्टैब्लिश कर लिए? लुधियाना में, ठीक है। अब तुम्हें याद क्या करना है बच्चों? हमने अभी तक क्या पढ़ा? कुक्का मूवमेंट का नाम क्यों पढ़ा, ठीक है। कौन इसके लीडर थे, क्यों ये स्टार्ट की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे। तुम्हें मोटा मोटा ये सारी चीजें याद रखनी है, बाकी देखो लिखा अपने आप जाता होता है आंसर में, ठीक है। When राम सिंह saw the Sikhs being defeated, जब राम सिंह जी ने देखा कि भैया ब्रिटिशर्स तो
हमारे सिखों को मारी जा रहे हैं, है ना। हमारे सिख हैं जो वो हार रहे हैं ब्रिटिशर से। अब हारेंगे तो ह्यूमिलिएशन भी फील होगी, इंसल्ट भी फील होगी। हमारी कंट्री में आके तुम हमें ही हरा रहे हो, ठीक है। उन्होंने एफर्ट स्टार्ट किया कि हम ब्रिटिशर्स को ही अपने देश से निकाल देते। मेरे एरिया में आकर तुम मेरे ही सिख को हरा रहे हो, ऐसा मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने एफर्ट्स किए कि हम भैया ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देते हैं। जब 6th डिकेड आता है 19th सेंचुरी में, मतलब 1860 से 1870 की बात हम कर रहे हैं। डिकेड क्या होता है? 10 साल। 6th डिकेड मतलब 6 into 10 60। 1860 से लेके 1870 तक की बात कर रहे हैं, जब बाबा राम सिंह जी ने सोचा कि हमें ब्रिटिशर्स को पंजाब से बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारे सिक्स को डिफीट कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तब इन्होंने बहुत से सूबेदार और नायब सूबेदार को अपॉइंट किया पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने लोगों को, सूबेदार और नायब सूबेदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। प्राइवेट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की ताकि यूथ को हम ट्रेन कर सकें, ठीक है। और जो एक्टिविटीज थी वो एक डीप कंसर्न बन जाती हैं ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आने लग गया कि भैया पंजाब के लोग तो चुप बैठ ही नहीं रहे हैं। बाबा राम सिंह कुक्का जी की लीडरशिप के अंडर ये लोग तो हमें हराने के लिए, हमें पंजाब से बाहर निकालने के लिए बहुत से एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को एक कंसर्न हो गया, इनको एक टेंशन क्रिएट हो गई कि पंजाब हमारे हाथ से कभी भी निकल सकता है। तो जितने भी फॉलोअर्स थे कुक्का मूवमेंट के या नामधारी मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, उनको काउज के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर हम आज भी बात करें तो पंजाब में काउज को माता माना जाता है ना, गौ माता। तो रिपीटेड डिमांड की इन्होंने कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि जो भी काउ स्लॉटर हो रहा है तुम उसके ऊपर बैन लगा दो, हमारी जो गायें हैं वो हमारी माता है, तुम उसको काट कटा के जो बीफ लोग खाते हैं उसको बंद कराओ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। अब ये बच्चे हम इंसिडेंट कर रहे हैं जो कुका मूवमेंट के टाइम पे हुआ, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि कुका मूवमेंट क्या थी, किसने स्टार्ट किया, कैसे ये स्टैब्लिश होती है। अब हम पढ़ रहे हैं एक इंसिडेंट जो काउज को लेके था कि हमारे पंजाब में या कुका मूवमेंट के लोगों के लिए काउज की बहुत रिस्पेक्ट थी। उन्होंने ब्रिटिशर से बार बार कहा कि भैया बंद कर दो काउ स्लॉटर, हमारी माता है गौ, तो तुम उसको काट काट के खाना बंद करो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 1872 में कुक्काज को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि जो काउज है उनको स्लॉटर किया जा रहा है मुस्लिम स्टेट ऑफ मलेरकोटला में। पंजाब में एक जगह है, ठीक है, जहां पर मुस्लिम से ज्यादा रहते हैं, वो है मलेरकोटला। तो वहां पर इनको इंफॉर्मेशन मिली कुक्काज को कि गौ माता को स्लॉटर किया जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, कुक्काज ने, नामधारीज ने वहां पे अटैक कर दिया। बहुत से नामधारी इस पूरे मूवमेंट में मार्टियर भी हो गए, बहुत से लोगों को चोटें भी आई, इंजर्ड भी हुए। लेकिन इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो रिएक्शन देखो, मतलब हम लोग तुमसे बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि बंद कर दो बंद कर दो, तुम बंद नहीं कर रहे हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन देखो, जब हमने खुद ही उस चीज पे एक्शन लिया, अटैक कर दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राम सिंह कुक्का और उनके फॉलोअर्स को रिस्पॉन्सिबल बता दिया कि मलेरकोटला में जो भी दंगे फसाद हुए हैं, जो भी अटैक हुआ है, वो राम सिंह और उनके फॉलोअर्स की गलती के कारण हुआ है, और इनको अरेस्ट करके भेज दिया रंगून की जेल में। ठीक है, मतलब तुम हमारी डिमांड को ध्यान भी नहीं रख रहे हो, और अगर हम कुछ अपने लिए अपना स्टैंड ले रहे हैं तो तुम उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो राम सिंह जी और उनके फॉलोअर्स प्रिजन में ही रहते हैं, ठीक है, उनकी आखिरी सांसों तक वो प्रिजन में रहते हैं। राम सिंह कुक्का ने ट्राई किया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को खत्म करने का इनकी कुक्का मूवमेंट के थ्रू, जिसके तहत बहुत से लोग जागरूक भी हुए कि भैया ब्रिटिशर से हमें कैसे आजादी चाहिए, कैसे ब्रिटिशर्स हमारी गौ माता को बोल लो, है ना, या फिर हमारी डिमांड्स को निग्लेक्ट किए जा रहे हैं। नामधारी कुकाज फर्स्ट यूज्ड स्वदेशी क्लोथ्स। अब नामधारी कुकाज ने इन सबके बाद क्या क्या स्टेप्स उठाए, ये तो देखो एक इंसिडेंट हो गया पर्टिकुलर, ठीक है।
अदरवाइज इन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए, स्पेसिफिकली पंजाब से बाहर निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए? स्वदेशी क्लोथ यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि हमारा स्पेशल बना होता था, ताकि हम स्वदेशी गुड्स को तो प्रमोट कर सके, और फॉरेन गुड्स को कर दिया भैया बॉयकॉट, और फॉरेन गुड्स को हमने यूज किया एज अ नेशनल वेपन। हम फॉरेन गुड्स को, ब्रिटिशर मेड गुड्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करेंगे, हम इंडियंस को प्रमोट करेंगे, ना कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हर साल एक ट्रिब्यूट सेरेमनी मनाई जाती है मलेरकोटला में इन द मेमोरी ऑफ दीज कुका हीरोज, बिकॉज इन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी कंट्री में जो एक अच्छा काम था, है ना, या जिसमें ये मानते थे, गौ को अपनी माता मानते थे, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इनको हम हर साल मलेरकोटला में एक सेरेमनी में ट्रिब्यूट शो करते हैं। देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आती है बच्चे पंजाब में। कुका मूवमेंट पढ़ी अब तक हमने पंजाब में, अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट महाराष्ट्र में। अब होता क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। 1896 में एक डेडली प्लेग स्प्रेड आउट हो जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, जिसने एक एपिडेमिक की फॉर्म ले ली। अब महाराष्ट्र में भी 1907 में ये स्प्रेड आउट हो जाता है पूना में। अब तुम्हें याद होगा चापेकर ब्रदर्स वाला पूरा इंसिडेंट, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मेन आइडिया तो सेम ही रहेगा ना ऑब्वियसली। 1897 में पूना में एक प्लेग फैल जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसमें रोल क्या था कि ये बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस प्लेग को टैकल करें। तो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने बहुत ही क्लियर और कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए ताकि ये लोग इसको मैनेज कर सकें। और एक इंग्लिश मैन थे W.C. रैंड, इनको प्लेग कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया। भैया प्रेसिडेंट तो तुमने बना दिया, तो अब प्लेग में एक्शन लेने का प्लेग कमेटी तुमने बनाई है, तो उस कमेटी के तहत एक्शन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? उसके प्रेसिडेंट का, जो थे रैंड, ठीक है, W.C. रैंड। इनको प्लेग कमिश्नर बोल लो, प्लेग प्रेसिडेंट बोल लो, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब रैंड ने क्या किया, बहुत ज्यादा डिसकंटेंट क्रिएट कर दिया लोगों में, क्योंकि इसने इस प्लेग का एपिडेमिक जो फैला उसको सीरियस नहीं लिया। क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग द जनरल पब्लिक बाय एंटरिंग पीपल्स होम एंड टेम्पल्स अनअबेटेड इन पूना। बिना कुछ बताए, बिना किसी रीजन से ये घरों में और टेम्पल्स में घुस जाते हैं एंड लोगों को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। कहाँ तो तुम्हें लोगों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये दो ब्रदर्स थे, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, जैसे तुम्हें फोटो भी दी गई है। इन्होंने चार्ल्स रैंड को 1897 के जून 22 में ही मार डाला। अब इनके साथ साथ इनके जो भाई थे आयरिस्ट, वो भी मारे गए। तो इन रेवोल्यूशनरीज ने किसके इन्फ्लुएंस में आकर ये सब काम किया बच्चे? बाल गंगाधर तिलक। और दोनों ही जो चापेकर ब्रदर्स थे, इनको हम चापेकर ब्रदर्स बोलते हैं, दोनों को ही मार डाला गया, सेंटेंस दे दिया गया, डेथ सेंटेंस दे दिया गया। लेकिन एक बात समझो कि किस तरीके से हमारा ये जो महाराष्ट्र है या पंजाब है, लोग कैसे सड़कों पे आ चुके थे कि हमें अपने देश को ब्रिटिशर से बचाना ही बचाना है। उनको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने में कोई डर नहीं था, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी थी दिलानी हमें, ठीक है। अब इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, हमने पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया पूरे इंसिडेंट के लिए। अब विनायक दामोदर सावरकर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनका रोल देखने वाले ही, ये भी महाराष्ट्र में ही थे। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस जैसे मित्र मेला और अभिनव भारत, इनको इस्टेब्लिश किया यूरोप जाने से पहले। ये यूरोप जाते हैं, इंटरनेशनली इंडिया को हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंस दिलाने में, लेकिन यूरोप जाने से पहले इन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप कर दी, ठीक है, ताकि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सके हमारे महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र के ही थे। ये इंस्टीट्यूशंस ने बहुत से रेवोल्यूशनरीज को जगाया, बहुत से लोगों को रेवोल्यूशनरी बनाया 1909 से लेके 1910, ठीक है। अब हम प्लेग के बहुत टाइम बाद की बात कर रहे हैं। अभिनव भारत ने कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, कुछ रेवोल्यूशनरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जैसे नासिक में हो गया
अहमदाबाद हो गया, सतारा हो गया। अब तुम्हें इनको ध्यान में रखना है। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाई यूरोप जाने से पहले? महाराष्ट्र में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कायम रखने के लिए। तो इन्हीं में से एक जो इंस्टीट्यूशन था इनका, अभिनव भारत, उसने कुछ रेवोल्यूशनरी इवेंट्स किए नासिक, अहमदाबाद और सतारा में। 1909 में अनंत लक्ष्मण कान्हरे, इन्होंने मार डाला नासिक के डीएम को। डीएम मतलब मैजिस्ट्रेट होते हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मिस्टर जैक्सन, उनको मार डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर के ब्रदर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वीर सावरकर के जो ब्रदर थे गणेश सावरकर, उनको लाइफ सेंटेंस दे दिया, ठीक है, मतलब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी और भेज दिया सेल्यूलर जेल में। सेल्यूलर जेल जिसको हम काला पानी की जेल भी बोलते हैं, ये अंडमान में है, इनको यहाँ पर भेज दिया और काला पानी एज इनफेमसली कॉल्ड इट फॉर राइटिंग पेट्रियोटिक पोएम्स, ठीक है। इन्होंने गणेश सावरकर को भेज दिया, जिस रीजन से अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने मार डाला नासिक के डीएम को। 38 कॉन्विक्ट्स को दोषी ठहराया गया जैक्सन मर्डर के लिए, जिनमें से 4 को कर दिया गया हैंग। अब ये बात याद रखना कि वीर सावरकर के जो ब्रदर थे गणेश सावरकर, वो जाते हैं अंडमान की काला पानी जेल में, या सेल्यूलर जेल जिसको हम बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट, इन पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो, सेल्यूलर जेल के बारे में, तो इसको तो अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चा फॉर द स्प्रेड। अभी कैसे कैसे रेवोल्यूशन स्प्रेड आउट होता है, पंजाब और महाराष्ट्र में हमने कर लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में। पंजाब और महाराष्ट्र के बाद हम अब पढ़ रहे हैं बंगाल में, जहाँ पे फाउंडर्स कौन कौन थे, किन्होंने ये स्टार्ट किया बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अरविंद घोष, बरिंदर घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि यंगर ब्रदर थे विवेकानंद जी, ठीक है। तो ये 3 लीडर्स थे बेसिकली, जिन्होंने बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट की, और इन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अनुशीलन समिति। इसको याद रखना, अनुशीलन समिति किसने बनाई? इन तीनों ही लीडर्स ने, जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। सिंपल। सून इस जो पर्टिकुलर कमेटी थी, ब्रांचेस ऑफ दिस कमेटी वर ओपन्ड ऑल ओवर बंगाल। अब अनुशीलन समिति इन लोगों ने स्टार्ट तो कर ली, लेकिन जो इसकी ब्रांचेस थी वो पूरे के पूरे बंगाल में फैल जाती है। 2 मेंबर्स थे इस अनुशीलन समिति के, जो जापान जाते हैं ताकि वो ट्रेनिंग ले सके कि भैया बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ठीक है। बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए चले जाते हैं जापान। अब अगर तुम लोगों को याद हो, तुमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, तो हमने वहां पे देखा था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बॉम्ब फेंके थे इन दी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के टाइम पे। तो वही बॉम्ब्स की ट्रेनिंग ये लोग लेने गए थे, प्रोपेगेटेड थ्रू मैगजीन्स। अब इन लोगों ने ये जो मूवमेंट थी उसको कैसे फैलाया? सबसे पहले कौन लीडर्स से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और क्या काम किया इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में? बॉम्ब्स की ट्रेनिंग लेने 2 बंदों को भेज दिया। फिर इन्होंने मैगजीन्स थी संध्या, युगांतर, 2 मैगजीन्स याद रखना, संध्या और युगांतर, और कुछ बुक्स लाइक भवानी मंदिर, ठीक है, इनको पब्लिश कराया ताकि ये लोग लोगों को अपनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में बता सके कि कैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। 6 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने बनाया ताकि हम ब्रिटिश रूल को एंड कर सके इंडिया से, और ये जो 6 पॉइंट प्रोग्राम था इन्होंने लिखा अपने युगांतर मैगजीन में। सबसे पहले इन्होंने बोला चलो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं भैया न्यूज़पेपर्स के थ्रू। फिर इन्होंने बोला न्यूज़पेपर के थ्रू क्रिटिसाइज तो कर दिया, अब जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए हम कुछ सॉन्ग्स और प्लेज कंपोज करते हैं, ठीक है, अपने मार्टियर्स की बायोग्राफीज के ऊपर, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे हमारे लीडर्स ने अपनी जानें कुर्बान कर दी तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए। फिर ब्रिटिश एम्पायर को बिजी रखने की भी कोशिश की, भैया हम तो पढ़े लिखों को न्यूज़पेपर के थ्रू ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है हम उनके लिए कंपोज कर रहे हैं पोएम्स और सॉन्ग्स और प्लेज। अब लेकिन ब्रिटिशर्स को इन बातों का अगर पता चल गया तो ब्रिटिशर्स बंद करा देंगे हमारा ये सब।
इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को बिजी रखने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिजी रखने के लिए प्रोसेशंस जो है ना, जलूस निकलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हाय हाय मुर्दाबाद, या असेंबलीज और स्ट्राइक्स, ये सब करती रहे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनमें उलझ चुकी है कि भैया ये लोग तो हमें हट ही नहीं रहे हैं, क्रिटिसाइज ही करी जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ धीरे धीरे करके लोगों तक अपनी, सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी और यूथ को कनेक्ट कर लिया थ्रू मिलिट्री एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिलीजियस प्रोग्राम्स इन शक्ति वर्षिप। ये 3-4 प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जिससे यूथ कनेक्ट हो गया, यूथ मिल गया। जैसे कि मिलिट्री एजुकेशन, उनको सिखाया तुम्हें आर्मी में भर्ती होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वो एजुकेशन दी। फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई स्ट्रांग बनाने के लिए, रिलीजियस प्रोग्राम और शक्ति वर्शिप, और इन लोगों को वेपन्स खरीदने के लिए और दूसरे देशों से रिलेशंस बनाने के लिए भी जागरूक किया। और कुछ मुश्किल भी नहीं था, ये सब इन्होंने वेपन्स खरीदना या बनाना सब कुछ आता था, अपनी फैक्ट्रीज भी थी, बॉम्ब बनाना भी सीखाए थे, तो सब कुछ लोगों को बताया कि हमें करना, और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे करना है। भैया कुछ भी करना है, न्यूज़पेपर छापना है, सॉन्ग्स और प्लेस बनाने हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स करनी है, पैसा तो चाहिए, पैसा कहां से आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने से, ठीक है। अब ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी बंगाल में, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट तो नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे बंगाल में, इन्होंने कहाँ से सीखा था ये सब कुछ, इन्होंने सीखा था बच्चे, सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हुई थी जो इटली में, इटली में जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनी रेवोल्यूशनरीज की, उनसे इन रेवोल्यूशनरीज ने सीखा बंगाल के। इन द ईयर 1908 में खुड्डीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, खुड्डीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, इन लोगों ने जज था जो किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरनगर, उसको मारने के लिए उसकी बग्गी में बॉम्ब फेंक दिया। अब बॉम्ब्स बनाना तो इनको आता था, तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो बग्गी थी उसमें बॉम्ब फेंक दिया। अब चक्की ने क्या किया, इसने तो अपना सुसाइड कमिट कर लिया कि भैया मुझे उसको मारना था, मैंने मार डाला, ब्रिटिशर्स के हाथों देखो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ सुसाइड करने, और खुड्डीराम बोस को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अब इन लोगों को ये थोड़ी था कि हमने क्यों फेंका, और हमें तो टेंशन हो रही है, हमें डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा या मैं सुसाइड कर लेता हूँ ना, इन लोगों को खुशी थी कि हम लोगों को अवेयर कर सके, और हम उनका एक पर्सन जिसने कुछ गलत जजमेंट दी, हमने उसको मार डाला, ठीक है। फोक सॉन्ग्स लिखे गए ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया रेवोल्यूशनरीज की बॉम्ब फैक्ट्रीज को, बॉम्ब फैक्ट्रीज जहां पे भी हम बॉम्ब बना रहे थे, ब्रिटिशर्स को पता लग गया उसके बारे में, और बहुत से रेवोल्यूशनरीज को भी उन्होंने बंदी बना लिया। इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। और जो हमारे बृंद्र घोष थे, इनको ब्लैक वाटर्स में भेज दिया गया, मतलब अंडमान की सेल्यूलर जेल में या काला पानी की जेल में भेज दिया गया बृंद्र घोष को। अब ये सारे ही नाम तुमने फर्स्ट स्लाइड में करे थे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, वहां याद रखने की जरूरत नहीं, इंसिडेंट्स याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब छोटे छोटे से इंसिडेंट्स है, बोस और प्रफुल्ला ने जो फेंका बॉम्ब है ना, फिर जो हमारे बृंद्र घोष थे उनको ब्लैक वाटर्स में भेज दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा हम इंडियंस को दबा लेते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं। मोर द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट, द मोर इट ग्रू स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हम इंडियंस के मूवमेंट्स को दबाने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। क्यों खत्म कैसे करेंगे, लीडर्स को पकड़ के, तुम जितना हमारे लीडर्स को पकड़ोगे उतना ही हमारे इंडियंस और जागरूक होते जाएंगे। रेवोल्यूशनरीज थे जो आइडल्स बन गए हमारे बंगाल के जितने भी लोग थे। अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पंजाब में आती है, ठीक है। लीडर्स थे हमारे सरदार अजीत सिंह, पिंडी दास, अंबा प्रसाद, लालचंद फलक एंड दीनदयाल मांझी। ये सारे ही लीडर्स थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज की, किसके अगेंस्ट की, कैनाल कॉलोनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट था। पंजाब की गवर्नमेंट ने पंजाब में बनाया था कैनाल कॉलोनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत हमारे फार्मर्स को उनके एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा जी थे, इन्होंने बहुत से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, ठीक है,
और फार्मर्स को बोला कि भैया तुम टैक्स मत पे करो पानी लेने के लिए, तुम्हें पानी नहीं दे रहे हैं तो काम करो उस पे, लेकिन टैक्स मत पे करो, ठीक है। तो अजीत सिंह जी ने बहुत से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की इस एक्ट के अगेंस्ट और फार्मर्स को मना कर दिया तुम टैक्स पे नहीं करोगे, हम अपनी कंट्री में अपनी जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए टैक्स क्यों पे करें। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई अंजुमन मोहब्बत वतन, ठीक है, कि हमें अपने वतन से, हमें अपने देश से कितनी मोहब्बत है, ताकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो और इंटेंसिफाई हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने से एक्टिविटीज कैसे बढ़ेंगी बच्चे? एक्टिविटीज बढ़ेंगी क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं अपने देश से, ठीक है। तो अंजुमने मोहब्बतें वतन, तुम नाम ऐसा रख रहे हो ना कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींच के आएंगे। बानके दयाल की पोयम थी पगड़ी संभाल जट्टा, ये तुमने आज भी बहुत सुनी होगी अगर तुम लोगों के रिश्तेदार हैं पंजाब में, है ना, या फिर पंजाब से तुम रिलेट करते हो कैसे ना कैसे करके। तो पगड़ी संभाल जट्टा तुमने जरूर सुनी होगी पोयम, किसकी है ये? बांके दयाल जी की, ठीक है। And Ajit Singh's eloquent speeches filled the people with enthusiasm. अब लोगों में जो जो ये स्पीच देते थे या इनका जो पोयम थी पगड़ी संभाल जट्टा, इन लोगों ने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया, अपनी तरफ खींचा, और अपना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखते हुए अजीत सिंह जी ने गवर्नमेंट सेंटेंस्ड हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल में भेज दिया गया अजीत सिंह जी को। लाला पिंडीदास, लालचंद, ईश्वर सिंह, अंबा प्रसाद, भाई परमानंद, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता एक्सेट्रा, इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बच्चे जरूरी नहीं तुम कुछ काम करो तुम्हें सक्सेस मिले, लेकिन ये जो काम कर रहे थे सक्सेस से ज्यादा इन्हें लोग अपने साथ चाहिए थे, ठीक है। तो वही होता है, लोग इनके साथ मिलते जाते हैं और वही लोग एक दिन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज भी उठाते हैं। सरदार अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, वेल नोन पेट्रियोटिक रेवोल्यूशनरी हैं, भगत सिंह के अंकल जी हैं। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 27 साल की उम्र में, और भगत सिंह इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। वो हमेशा कहते थे बचपन में मैं अपने चाचा जैसा फ्रीडम फाइटर बनूंगा, और इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओपनली अपोज किया, ठीक है, और अपने आप को एक पॉलिटिकल रिबल बना लिया कि हाँ मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ हमारे इंडिया की, मुझे ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। और इन्होंने जो सीड्स थे रेवोल्यूशन के, लोगों को बताया रेवोल्यूशन के बारे में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ईरान, टर्की, जर्मनी, ब्राजील, इटली, जापान, हर जगह पर। और इन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस भी सीख ली ताकि लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में समझाया जा सके, ठीक है। 1906 में लाला लाजपत राय जी के साथ इनको भी बाहर देश निकाला कर दिया गया, इनका जगह जहां पे भी ये रहते थे वहां से निकाल दिया गया। ये बहुत ही अपसेट थे इंडिया की पार्टीशन से कि जब इन्हें पता चला कि हमारी जो देश से तो निकाल ही दिया था कि हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल डिवाइड हो चुकी है। When his family members picked him up on the morning of 15th August, जब उन्होंने इनको उठाया तो इन्होंने देश छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, नारा लगाते हुए जय हिंद। मतलब ये उस टाइम शहीद हो जाते हैं जब 15 अगस्त को इनको उठाया गया। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई बात कि मेरे देश को मेरे होते हुए डिवाइड कर दिया गया है, और हिस्ट्री इनको हमेशा याद रखेगी इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो जो इन्होंने किया हमारे लिए, हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन मद्रास। अब मद्रास में देखते हैं बच्चे क्या होता है। मद्रास कहाँ है आज के टाइम में? चेन्नई को हम बोलते हैं हमारे साउथ इंडिया में, तमिल में, ठीक है। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई एंड वांची अय्यर। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया था? अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई जी को तिनेवली जगह में अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी उसको लूटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्यों लूटा? क्योंकि ये हथियार इकट्ठा करने चाहते थे। टारगेट किस किस को बनाया? म्युनिसिपल ऑफिस को, पुलिस पोस्ट को और रजिस्ट्रार के ऑफिस को, क्योंकि ये सारे ही गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। वहां पे गवर्नमेंट जितना नुकसान इन ऑफिसेज में करेंगे वो सारा नुकसान गवर्नमेंट का नुकसान होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, 27 लोगों को, किसी को फांसी दे दी, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ताकि लोगों को डरा सके और ये जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं इनको बंद कर सके।
और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कहाँ होती है? देखो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो सेपरेट तो हो ही रही थी धीरे धीरे, दिल्ली में भी हो रही थी, ठीक है, अनटच्ड नहीं था, दिल्ली में भी बहुत सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी। रेवोल्यूशनरीज बॉम्ब थ्रो कर रहे थे ऑन द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज, इसको याद रखना। ऐसी कुछ एक्टिविटीज आसपास में भी हो रही थी, और छोड़ो तो छोड़ो, इंडिया के लिए अब्रॉड में भी एक्टिविटीज हो रही थी। जितने इंडियंस अब्रॉड रहते थे वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अब्रॉड से भी रेवोल्यूशन चला रहे थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। स्प्रेड कैसे होता है इंडिया में वो हमने पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो इंटरनेशनली कैसे स्प्रेड होती है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, एंड मेक श्योर कि तुम इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ो। 2-3 बार रीडिंग दोगे तो हो जाएगा, वैसे समझ में तो तुम्हें आ गया, नाम तुम्हें याद करना है, 2-3 बार रीडिंग दो, तुम्हें अपने आप से याद हो जाएंगे। दैट्स इट।